तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कहता कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा में पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी P बराबर एफ बाई ए, पी बराबर होता है एफ बाई ए। यानी दाब एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट कहता है कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है F इंटू में D, यानी क्या हो जाएगा, तो 20 गुने 4 यानी कितना होगा 80 जूल, यहाँ पर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो उन दोनों निकायों के बीच की दूरी तो 43 का 3 गुना हो जाएगा, चूँकि F बराबर क्या होता है M1, F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 1। इसी प्रकार F/9 कीजिएगा, F/9 तो ये हो जाएगा G M1 M2 बट्टा में R2 स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ से R2 बराबर निकल जाएगा 3R1, ठीक है। नेक्स्ट R2 बराबर 3R1 निकल जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या है, तो देखिए 44 का हो जाएगा आपको C। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसको केल्विन में चेंज कीजिएगा, तो इसमें 273 जो है आपको ऐड करना होगा, ये आ जाएगा 373 केल्विन। कहता किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती है, इस नियम को क्या कहा जाता है, 45 का C। तो देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती है, इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथे को पीछे की ओर ले जाता है, तो न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम का उल्लेख किया है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कहता है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो इसके कारण रुक जाएगी, 46 का C, घर्षण। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है, ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल जो आरोपित नहीं हो तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, इसलिए यह घर्षण बल की गति दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहता है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और लोहा जो है गर्मियों में फैलता है। 47 का राइट आंसर होगा C ऑप्शन, यानी A और R दोनों सही है, ठीक है। तो लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहे गर्मी में फैलता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है तथा कारण जो है स्पष्ट व्याख्या करता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई 48 का होगा B, हर्ट्ज। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस के से होकर संचारित होता है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों को उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है, ठीक है, तथा इसका मापन हर्ट्ज में होता है। कहता कि सूर्य रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा जो है लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना जो है क्यों शुरू होता है, 49 का A। तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो वस्तु देखिए, सूर्य की रोशनी में जो हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में दिखाई देने वाले काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरह आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, जिससे वस्तु काली दिखाई देती है। कहता पानी से भरे एक गिलास में रखा गया जो नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, 50 का C, प्रकाश का अपवर्तन।
ठीक है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या प्रकाश के किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अविलंब की ओर मुड़ता है तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अविलंब से दूर जो है जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का जो अपवर्तन कहते हैं। जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है। जब एक सिक्के को जो है पानी में से भरे टैप में रखा जाता है तो सिक्का की तल जो है तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। हवा क्या है? ए ऑप्शन। तो देखिए, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में जो है कुछ गैसें हैं। नाइट्रोजन है 78.84%, ऑक्सीजन है 20.94 यानी 21%, आर्गन है 0.934%, नियॉन है 0.0018%। ठीक है। हीलियम है 0.00524% और मीथेन है 0.002%। कहता धातुओं के पतली तार के रूप में जो ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो सी। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कहता कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है कहलाते हैं आइसोबार। तो देखिए, समभारी यानी आइसोबार ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा परमाणु संख्या समान होते हैं समभारी कहलाते हैं। जैसे आर्गन 18 Ar 40, पोटेशियम 19 K 40, कैल्शियम 20 Ca 40 समभारिक है। ठीक है। सबके जो है द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न है। कहता कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए 54 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की अनुवृद्धि या उसमें से ऑक्सीजन हटाने को अपचयन कहते हैं। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करता है और उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। अतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो सी यानी पीएच पैमाना। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो है सांद्रता मापने का जो पी है ये पीएच पैमाना है। पीएच का मान 7 होता है तो विलयन उदासीन, पीएच का मान 7 से कम तो अम्लीय होता है, पीएच का मान 7 से अधिक तो विलयन क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार की तीव्रता जो है क्रमशः उत्पादित H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। डेसिबल पैमाने से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। जल की कठोरता का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। ये ऑप्शन धावन सोडा। तो जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अन्य जो उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। कहता वह एकमात्र उपधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? बी ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। यह गहरे लाल रंग की होती है और इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक संकेत Br होता है। एक परमाणु क्रमांक 35, परमाणु द्रव्यमान जो है 79.90 होता है। ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प आँख, नाक, गले को हानि पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में होता है? ए ऑप्शन धावन सोडा। तो धावन सोडा का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ये एक सामान्य लवण है और जिनका जो है जलीय घोल क्षारीय होता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। यह जल में अविलेय होता है। इसका गुण सूत्र Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। 59 का होगा ई। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट है। यह जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम CaSO4 को भट्टी में 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके सेल्सियस सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो जिप्सम क्रिस्टल बनते हैं।
कहता है कि दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? 60 का होगा बी, मीथेन। तो दलदल एवं धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। मीथेन रंगीन गैस है, यह जल में अविलेय होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः मीथेन होते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका रासायनिक रूप CH4 होता है। दंत जो है क्षय का परिणाम, तो 61 का होगा ए, कोमल दंत वल्क। तो दंत क्षय के परिणाम कोमल दंत वल्क हैं। इसे दंत इनेमेल भी कहते हैं। मानव शरीर में यह सबसे कठोर बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमेल परमाणु इनेमेल का निर्माण जो कैल्शियम फास्फेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? 62 का होगा सी, HCl। मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। अमाशय एक प्रमुख पाचक अंग है जो डायफ्राम के नीचे गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? 63 का होगा सी। तो देखिए, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज, यह जो है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। तथा श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है? 64 का होगा ए, लाल रक्त कणिकाओं में। तो मानव शरीर वर्धक हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्धक है जो लाल रुधिर कणिकाओं RBC में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? 65 का होगा ई। तो देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। RBC में हीमो नामक वर्धक पाया जाता है जिसके कारण रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं। मानव शरीर में RBC का जो प्रमुख कार्य है शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क जो है मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की मात्रा उसके भार का 1/10 भाग अर्थात 4.5 से 5 लीटर तक होता है। रक्त जो है लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक से मिलकर बना है। इसमें 55% भाग प्लाज्मा, 45 भाग में रुधिर कणिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। रक्त का pH मान 7.4 होता है तथा यह मनुष्य तथा शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक द्रव्यमानों के संवहन के लिए उत्तरदायी हैं। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो 67 का होगा बी, पश्च मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग जो है उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 68 नंबर है कि मानव नेत्र रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो 68 का होगा ए, वास्तविक उल्टा। तो मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश की प्रतिक्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए, एड्रेनालाइन एड्रीनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है, इसलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है, हृदय गति में भी वृद्धि करता है। कहता साइनोकोबालामीन विटामिन खालिस्तान का रूप है। 70 का होगा ए। तो देखिए, विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। कहता किसकी कमी से वर्णनाधता और कमजोर दृष्टि की जो समस्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको विटामिन बी ए। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से वर्णनाधता और कमजोर दृष्टि की उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि समाप्त हो जाना। ठीक है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर, दूध, पनीर। कहता कान की एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। 72 का डी। तो देखिए, जीवाणु एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक जो है सूक्ष्मदर्शी जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक
लाभदायक होते हैं। कुछ जीवाणु अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। टिटेनस तो कॉल्सीड्रियम टिटेनी, हैजा, विब्रियो खोलेरी, डिप्थीरिया जो है कोरिने बैक्टीरिया डिप्थीरिया, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, पैरोक्सो हार्मोन के संक्रमण से तथा छोटी चेचक वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बी ऑप्शन ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और हर्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। आँखों के चिकित्सीय अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन एंथ्रोमोलॉजी। कहता पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है बी कार्बन। तो देखिए पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय क्रिया नितांत रूप से कुछ अनिवार्य माने जाते हैं जिससे वृद्धि पोषक है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। सूक्ष्म पोषक है लौह, मैग्नीज, ठीक है, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल। फिर है स्तनियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ये 4। तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनके शरीर का बाह्य ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। नेक्स्ट है किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? 76 का भी प्लांटी। तो ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रन पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखा जाता है। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म है। ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक कोशिकीय जो है हरित शैवाल है? तो ए ऑप्शन यानी क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोरोफाइट समुदाय का एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्लोरोफाइसी वर्ग का ही शैवाल जो है बॉल वॉक्स जल में जो है कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है। पायरोगायरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। 78 में है कि औषधीय पौधा रक्तचाप उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। 78 का भी सर्पगंधा। सर्पगंधा औषधीय पौधा है जो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। जड़ का अर्क उच्च रक्तचाप के लिए जो है रामबाण है। पत्तियों का रस नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान के अलावा सभी पादपों में जड़ें होती हैं। तो 79 का होगा सी चुकंदर। तो देखिए मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ है। यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती हैं। इनके शाखाएं निकलती हैं जैसे चुकंदर, मटर, नीम, आम, रेशेदार झकरे या फिर झकरे जड़ें। जो कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती उनमें रेशा जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैली होती है जैसे गेहूँ, मक्का, चावल। कहता है कि पादप के वायवीय भागों के वाष्प के रूप में जल की हानि को कहा जाता है बी वाष्पोत्सर्जन। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को जो पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है।